हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे बहुत सुरक्षित होंगे। मैं मोहम्मद शमशाद आप सभी स्टूडेंट्स का नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी के इस मंच पे, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर आज मैं आपके लिए एक नए कोर्स लेकर आया हूं, एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं आपके इंजीनियरिंग डिसिप्लिन का। वो कौन सा कोर्स है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये आप खुद प्रिडिक्ट कर पाएंगे। वो प्रिडिक्शन आप लगाएं, ये कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो देख करके। चलिए देखिए, कुछ तस्वीरें मैं आपसे शेयर करता हूं। आप बताएं कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप। यहां पर कुछ 1 2 3 अपने आप ये काउंटिंग चल रही है। ये कुछ आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये लगा हुआ। क्या कभी आपने ऐसा कुछ देखा है? ये क्या है, ये यहां पे लाल काला ये सब कुछ बना हुआ, ये क्या है? यहां से आप जल्दी प्रिडिक्ट लगाइए, प्रिडिक्शन कीजिए, अनुमान लगाइए कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, क्या है हमारा नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट, नया कोर्स जिसको मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। उस कोर्स का नाम है बहुत ही बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज मैं आपके लिए ये कोर्स लेकर आया हूं और इस कोर्स से संबंधित जो भी सिलेबस है, जो भी इसके कंटेंट है, आज मैं आपके साथ डील करूंगा। आपको मैं समझाऊंगा कि आपके लिए आपका जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इस ब्रांच को पढ़ने के लिए थ्रू आउट द सेमेस्टर जो फाउंडेशन होना चाहिए, जो फंडामेंटल चीज आपके पास होना चाहिए, जो टूल्स आपके पास होना चाहिए, वो क्या है, उस चीज के बारे में आज हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इस सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। ये यहां पर हम एक सिलेबस को डील करेंगे साथ में। ये आने वाले इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सिलेबस है, उस सिलेबस के झोली में क्या क्या कंटेंट है, उस झोली से एक एक कंटेंट जो निकलेंगे वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, हम ये तमाम चीज पे आज हम चर्चा करेंगे थ्रू आउट द लेक्चर। सो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं फिर से वंस अगेन आई एम मोहम्मद शमशाद, वेलकम यू ऑल टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। कोर्स ऑब्जेक्टिव, ये कोर्स फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इस कोर्स को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो थ्रू आउट योर जर्नी ऑफ, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप बीटेक के स्टूडेंट्स हो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट, कुछ मैं नाम बोल रहा हूं, उस नाम के साथ वो जीते हैं, वही उनका दाना पानी भी होता है, वही चीज उसका सुख चैन भी है, और वही चीज उनका सबसे बड़ा दुख का कारण भी है। जैसे अगर मैं बताऊं, एक नाम बोलूं, रजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, डायोड, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सर्किट, डिजिटल सर्किट, एसी सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, ये सब चीजें, ये थ्रू आउट द आप अपने सेमेस्टर इस चीजों के साथ आपका पाला पड़ेगा, आपका लेना देना इन्हीं सब चीजों से होगा। तो ये जो कोर्स है, आपके थ्रू आउट जो भी सेमेस्टर के सिलेबस हैं,
इलेक्ट्रिकल वाले को मशीन पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को कम्युनिकेशन एंटीना पढ़ना है कम्युनिकेशन के फील्ड में, इलेक्ट्रिकल वाले को मोटर पढ़ना है, जनरेटर पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पढ़ना है, डिजिटल सर्किट पढ़ना है, रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, ये सब चीज को पढ़ने के लिए जो बेसिक फाउंडेशन, जो बेसिक एलिमेंट हैं, जो बेसिक हमको सिग्नल्स लगेंगे, जो बेसिक हमको सोर्स लगेगा, वो कंपोनेंट और वो सोर्स के बीच में कैसे तालमेल बैठता है, वो कौन कौन से नियम कानून लागू होते हैं, क्योंकि हम यहां पर उन चीजों को डील करेंगे जो फिजिकली, जो इवेंट हमको एक फाइनल आउटकम मिलेगा। जैसे पंखा चलते हुए दिखता है, लेकिन वो चलता कैसे है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है, ये विजिबल नहीं है। एक वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, एक कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, लाइट जलती है, पंखा चलता है, लेकिन उस वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो हमको नहीं दिखता है। तो वो हमारे आंख से ओझल है। उस चीज को हम रियलाइज करेंगे, हम समझेंगे कि वो जो चीजें हैं उसके अंदर वो कैसे काम करती हैं, वो कैसे चीजों को ऑपरेट करती हैं, उसमें ऐसी क्या शक्ति है, ऐसा क्या पावर है, ऐसा क्या अरेंजमेंट होता है कि वो एक मोटर को, जनरेटर को, पंखे को, एक से एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को वो मूव करा देती है। ऐसा क्या प्रिंसिपल लागू होता है? तो जो फिनोमेना इनसाइड द स्ट्रक्चर घटित होता है वो नहीं दिखता। हाँ, आप फाइनल आउटपुट हमको दिखता है कि पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, कंप्यूटर ऑन है, काम कर रहा है, मोबाइल ऑन है, ठीक है, बैटरी चार्ज हो रहा है। लेकिन ये जो बैटरी चार्ज हो रहा है किसके कारण हो रहा है? ऐसा क्या चीज है वहां पर? ये सभी चीज की हम यहां पे चर्चा करेंगे। हम अपने दैनिक लाइफ में इस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स सिग्नल से पाला पड़ता है, हम इसके साथ जीते हैं। क्या आप मोबाइल चार्ज नहीं करते हैं? अगर आप मोबाइल खाना छोड़ दीजिएगा, लेकिन मोबाइल चार्ज होना चाहिए, मोबाइल चार्ज होना चाहिए। ये आप मोबाइल चार्ज कैसे करते हैं? उसके अंदर ऐसा क्या है, कौन सा कंपोनेंट लगा है, उसकी सर्किट कैसे बनी हुई है, ये तमाम चीजों के पीछे क्या राज है, उस राज का आज एक मैं इंट्रोडक्टरी क्लास दूंगा आपको, और इन डिटेल्स हम सिलेबस में देखेंगे। सो कोर्स ऑब्जेक्टिव, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर कि यहां कुछ तो हो रहा है। ये आपने देखा होगा, कनेक्टिंग, मोबाइल में, लैपटॉप में जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो ऐसा कुछ सिग्नल आता है, या कहीं कुछ सेंड करते हैं या रिसीव होता है तो ऐसा कुछ सिग्नल आता है, कनेक्टिंग कनेक्टिंग, बफरिंग चलता रहता है। आपको ये फाइनल आउटपुट देखने को मिलता है अपने स्क्रीन पर, लेकिन इसके अंदर क्या छुपा है, ये ऐसा कैसे काम करता है, इसके काम करने के पीछे क्या लॉजिक है, उस लॉजिक का आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। मैं यहां पर आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा इन तमाम चीजों के बारे में। फंडामेंटल्स, सब्जेक्ट कोर्स का नाम ही है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर जो देख रहे हैं आप, ये कुछ तो है जो तरंगे जा रही है, आ रही है, ये ऐसा क्या है, ये ऐसे क्या है? अगर हम कहें कि एक वेव निकल रहा है, तरंग निकल रही है, ये एक डिस्टरबेंस है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो क्या कभी आपने मैग्नेटिक फील्ड को देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा है, क्या आपने ग्रेविटेशनल फील्ड को देखा है? हमको केवल जो भी प्रिंसिपल है, जो भी नियम है, उसके कारण जो इफेक्ट है, हमको इफेक्ट दिखता है। जैसे कि अगर ऊपर से हम ये पेन को छोड़े तो ये नीचे ही जाएगा, तो ये जाते हुए नीचे गिरते हुए दिखता है। ये क्यों गिरता है, ये कारण आपको दिखता है क्या? वो कहां छुपा हुआ है? नहीं। सेम थिंग, जो चीजों के बारे में हम जानना चाहते हैं वो चीजें दिखता नहीं है, उसका जो इफेक्ट है, जो फाइनल आउटकम है, वो हमें दिखता है। तो इसके पीछे, इसके अंदर, पर्दे के पीछे जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, जो सर्किट को अरेंज करता है और एक किसी भी इवेंट के लिए पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक एक्शन को परफॉर्म करवाता है, उन तमाम चीज को हम यहां पर डील करेंगे, देखेंगे कि इस पर्दे के पीछे क्या है। सो कोर्स ऑब्जेक्टिव में आपको इस कोर्स को पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या होना चाहिए, तो को ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि स्टूडेंट को हम वो फंडामेंटल्स बताएं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित, जो उनको थ्रू आउट अपने सिलेबस, अपने सेमेस्टर के सिलेबस को पढ़ने में आसानी हो। अब जैसे अगर आपको किसी को अलजेब्रा पढ़ाना है, किसी को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाना है, किसी को मेजरमेंट पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे? आप कहां से शुरुआत करेंगे? सपोज मान लीजिए कि किसी को कोई एक हिंदी भाषा बच्चा है, उस बच्चे को एक पढ़ना लिखना ये सब सीखने के लिए वो स्टार्ट कहां से होता है? वो क से, क ख ग घ से, ABCD से स्टार्ट होता है। अगर वो क ख ग घ से स्टार्ट नहीं करेगा तो क्या उसको अपने आप लिखने पढ़ने आ जाएगा? नहीं। फाउंडेशन क ख ग घ ABCD, तो ये क ख ग घ है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। हम आपको ABCD पढ़ाने आए हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये कोर्स का मोटिव है आपको इस कोर्स से फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का ABC मालूम हो। तो इस सब्जेक्ट का, इस कोर्स का ABC क्या है, जिस पर यह कोर्स आधारित है, इस कोर्स का फाउंडेशन है, तो इस कोर्स का ABC है इस इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिसिप्लिन से संबंधित उसका कंपोनेंट, उसका एलिमेंट। अब जैसे हम लोगों ने 9th-10th से पढ़ा है। अगर आप डिप्लोमा में हैं तो मैं श्योर हूं कि आप 10th पास होंगे। आप बीटेक में हैं तो मैं श्योर हूं कि आप 12 पास होंगे, या डिप्लोमा एटलीस्ट पास हो गए तब बीटेक में आप एडमिशन लिए होंगे। तो आप अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने करंट को बहुत बार देखा होगा, करंट को बहुत बार कैलकुलेट किया होगा। यह करंट का फ्लो कहां से होता है, यह करंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यह करंट के क्या क्या इफेक्ट हैं, और ये इफेक्ट के आधार पर हमारे पास बहुत तरह के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी को कोई कंपोनेंट सपोर्ट करता है,
कोई नहीं करता है, कोई करता भी है नहीं, दोनों करता है सिचुएशन के आधार पर। वही कंपोनेंट को अगर जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा, हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, नाम सुना होगा रेजिस्टेंस, और उसको हम सिंबल से ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे से बनाते हैं। ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाते बनाते आप थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसको हम समझ ही नहीं पाते। इससे संबंधित वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, पावर क्या है, रेजिस्टेंस, ये सबको अगर कैलकुलेशन की बात आती है तो हमारी गाड़ी फंस जाती है। क्योंकि जो कुछ भी हमको कैलकुलेट करना है वो तो दिखता नहीं है। किसी भी प्रिंसिपल को, किसी भी नियम को हम कितना तक याद करके रखेंगे, किसी फॉर्मूला को हम कब तक याद करके चलते रहेंगे, क्योंकि याद की हुई चीज हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसको एक बार समझ लिया, एक बार समझ लिया और इसको आपने अपने अभ्यास में ला लिया, तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो समझने की आवश्यकता है, थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। ज्यादा आप टेंशन ना ले, ये बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत लॉजिकल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत छोटा है। कोई पहाड़, आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपको कोई पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपको डील करना है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, आपको डील करना है चार्ज के साथ। यही इलेक्ट्रॉन्स, यही चार्ज, यही रजिस्टर, यही कंपोनेंट आपके मित्र हैं, आपके दोस्त हैं। तो आइए, ये मैं आपकी दोस्ती इससे कराता हूं, और पता नहीं ये आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार है कि नहीं है, इसका जिम्मेदारी हम लेते हैं कि ये आपसे दोस्ती करने के लिए एकदम तैयार है, उत्सुक है। आपको एक कदम आगे आना पड़ेगा। आप तैयार है कि नहीं? क्योंकि आपकी तैयारी आप करेंगे, मेंटली, फिजिकली। तो आप कितने तैयार हैं इसके साथ रूबरू होने के लिए, इसके साथ रुजू करने के लिए, इसके साथ एक सफर से स्टार्ट करने के लिए, ताकि ना तो ये आपको परेशान करे, ना ही आप इससे परेशान हो। इसका तो कुछ नहीं होगा, अगर बिगड़ेगा भी तो आपका और बनेगा भी तो आपका। इसलिए इसके साथ का सफर अगर तय करना है तो आइए इसके साथ हम दोस्ती करते हैं, इसको थोड़ा अपना बना के चलते हैं, अपना समझ के चलते हैं। हमारा सफर आसान हो जाएगा, हम इसे समझ लेंगे, और फिर देखिए आपका लाइफ, आपका कैरियर किस बुलंदी पर होगा। चलिए, मैं आपके कैरियर लाइफ के उस बुलंदी को एक मुकाम देते हुए मैं ये लेक्चर स्टार्ट करता हूं कि यह आपका कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। जैसा कि ये आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस के एक क्रॉस अगर हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो हमको एक करंट मिलता है, और ये करंट बराबर V/R होता है। ये हम लोगों ने फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है। ये फॉर्मूला को ना देखें, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट है इसके एलिमेंट, इंपॉर्टेंट है इस एलिमेंट से जो रूबरू हो रहा है सिग्नल्स, एसी सिग्नल, डीसी सिग्नल। हम लोग पढ़ते हैं ना बैटरी, आप बैटरी को चार्ज करते हो, वो जो बैटरी को चार्ज करते हो वो भी, जिससे चार्ज करते हो वो भी एक सिग्नल है, एक तरह का सिग्नल है, एसी सिग्नल। तो ऐसे बहुत तरह के सिग्नल हमारे इस नेचर में एग्जिस्ट करता है, और जिसका हम उपयोग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, अपने मोटिव के आधार पर। हर जगह पर डीसी और एसी ही यूज होता है क्या? इसके अलावा कोई तीसरा सिग्नल नहीं है क्या? हम इन तमाम चीजों को समझेंगे इस इंट्रोडक्टरी क्लास से। सो
course objective is that to provide basic knowledge of the different elements and concept of electrical engineering field and to learn basic concepts of various active and passive electronic components. आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, एक्टिव और पैसिव, इसके बारे में जानना है। और मैं आपसे एक वादा करता हूं, मैं आपके साथ एक कमिटमेंट करता हूं कि ये जो एक्टिव एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, आप अगर डिप्लोमा पास भी हैं या बीटेक में पढ़ रहे हैं, आप अपने थ्रू आउट द सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में हो, इस एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को आप क्या समझते हैं? तो नहीं, अगर नहीं समझते हैं तो ये मेरा दावा है, ये मैं कमिटमेंट करता हूं, ये मेरा गुरूर नहीं है, मैं आपका एक मेंटर हूं। मैं आपके साथ आपके जेहन को पढ़ते हुए, आपके जेहन में, क्योंकि मैं भी इसी कल्चर का स्टूडेंट हूं, मैं इस दुनिया के बाहर कोई, मैं आसमान से नहीं आया हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि इस इन्वायरमेंट में जो पलने बढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो किस दौर से गुजरते हैं, उनके साथ क्या क्या कंट्राडिक्शन होता है, उनकी क्या क्या परेशानियां होती है। मैं आपके वो तमाम परेशानियों का एक सॉल्यूशन लेके आया हूं। आप क्या सोचते हैं? मैं भी कभी वही सोचता था, मैं भी कभी वही सोचता था, क्योंकि मैं भी इसी परिवेश का हूं। हाँ, कुछ थोड़ा हटके हो सकता है, कुछ मिलता जुलता हो। तो ये जो एक्टिव और पैसिव एलिमेंट है, आप किसी से पूछिए एक्टिव और पैसिव एलिमेंट क्या है। एक्टिव मतलब जिंदा, पैसिव मतलब मरा हुआ। एक सेंस में आप ये कह सकते हैं, लेकिन इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, इस एक्टिव और पैसिव, इस कोर्स से संबंधित जो मतलब है वो कुछ और है। आप किसी से पूछिए क्या डायोड, नाम सुना है डायोड का, क्या डायोड एक्टिव है कि पैसिव है? तो अधिकांश स्टूडेंट, इवन दो आप किसी मेंटर्स के बीच में जाएं और उनके साथ भी आप बात करें, डायोड क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है। मैं यहां किसी मेंटर्स का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं सब्जेक्ट के ऊपर आपका कितना कॉन्फिडेंस, कितना आप इन डेप्थ आइडिया रखते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप पूछें, आप जानना चाहेंगे कि ये डायोड एक्टिव है कि पैसिव है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आपको मोर देन 90% स्टूडेंट के बीच से यही आवाज आएगा कि ये एक एक्टिव एलिमेंट है। क्या ये सही है? हम देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा थ्रू आउट द सिलेबस। जब हम इसके एक एक यूनिट पर आएंगे, जब हमको इससे भेंट होगी, तो मैं आपको भेंट कराऊंगा कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा और आप समझ पाएंगे, और इसके साथ आपकी अच्छी दोस्ती होगी, अच्छा इसके साथ आपका बनाव होगा, बिगड़ाव नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं संबंध आपका इसके साथ। मेरा यह कोशिश रहेगा, मेरा यह प्रयास रहेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव और पैसिव एलिमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, आपको सीखना है, इसके कॉन्सेप्ट्स, इसके बेसिक्स के बारे में, सिग्नल्स के बारे में आपको पढ़ना है। सिग्नल्स, जैसे मैंने आपको कहा, डीसी एसी सिग्नल है, बैटरी से हमको डीसी मिलता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वायर के जरिए, जो ये ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जो हमारे घर तक पहुंचता है, वो एक एसी सिग्नल है। क्या इसके अलावा भी कोई तीसरी सिग्नल है क्या? तो हम दिखाएंगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, बहुत तरह के सिग्नल्स हैं। अब जैसे
ये देखिए, मैं एक आपके सामने कुछ ड्रॉ करता हूं। ये ग्राफ है, टाइम वर्सेस कुछ है एक्स। एक्स यहां कुछ है, ये टाइम, ये समय है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ किया, इस ग्राफ का क्या मतलब है? हम 9th 10th बचपन से, छठे सातवां से बच्चे को ग्राफ बनाना सिखाया जाता है। हम ग्राफ बनाते हैं, हमको एबीसीडी आता है, हमको जोड़ घटाव आता है, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो जोड़ने से क्या मिलता है, हम नहीं जानते। गुना करने से क्या मिलता है, हम उस पर कभी विचारे नहीं किए। सीधे 4 × 5 कर दिया, हो गया 4 × 5 20 होता है, कहानी खत्म। ये 4 × 5 जो 20 आया, ये 20 क्या है? ये आम है कि इमली है, क्या है? एक संख्या के रूप में बात करें तो ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ये 20 है, कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है, कोई एक संख्या है। लेकिन इसके बीच में जो ये गुना है, ये क्या है? क्या इसका एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है? तो हमको जोड़ आता है, घटाव गुना भाग सब कुछ आता है, हम बहुत टैलेंट है, मैथ हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको समझते ही नहीं। जब उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की बात आती है तो दिमागे काम नहीं करता है, समझ में ही नहीं आता है। मैं आपको ये तमाम चीजें, जितनी भी बेसिक्स हैं, जो भी फाउंडेशन आपका, जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, जो भी डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन जिस नींव पे आधारित है, उस नींव से जुड़ी हुई एक एक बारीकी, एक एक टुकड़े को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और मैं आपको दूंगा जो आपको, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। देखेंगे थ्रू आउट द कंटेंट, थ्रू आउट द सिलेबस, एक एक लेक्चर में। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये मैंने ग्राफ बनाया, इसका क्या मतलब है? आप ये कहिएगा, ये ग्राफ टाइम के साथ पैरेलल है, एक चीज। इसका क्या मतलब है? तो अगर हम कहें कि ये एक्स मीटर है, ये किस में है? मीटर है। अब ये टाइम है, तो मीटर एक लेंथ का यूनिट होता है, नहीं होता है? मीटर एक लेंथ का यूनिट है। मतलब ये एक एक्सिस लेंथ को बता रहा है, और यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ किया हूं ऐसे। इसका क्या मतलब है? अगर फिजिक्स के मैकेनिक्स से बात करेंगे, मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये चीजें बता रहा है क्या? कोई एक बॉडी रेस्ट में है, कोई एक बॉडी रेस्ट में है। ये पोजीशन फिक्स्ड है, दिस इज द पोजीशन। टाइम स्पैन के साथ साथ ये पोजीशन फिक्स है। अगर मैं ये पॉइंट को पटना लिखता हूं, ये पॉइंट, ये स्टेशन, ये जगह पटना है, तो टाइम स्पैन के साथ ये जीरो टाइम पर भी पटना में है। यहां तक भी आ गए तो ये लाइन के पैरेलल चलिए, टाइम के एक्सिस, आप कहां पर हैं? पटने में है। तो मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रेस्ट में, तो ये ग्राफ रेस्ट को बता रहा है। क्या बता रहा है? रेस्ट बता रहा है कि आप रेस्ट में है, कि ये जो कुछ भी आप पटना में है तो पटने में ही है, टाइम के साथ, वहां से कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर मैं इस पटना के जगह पर, मैं इस पॉइंट को, ये जैसे मीटर में लिखा मैंने, यहां पर लिख दिया मैं 10 मीटर, तो टाइम के साथ आप 10 मीटर पर हैं, 10 मीटर पोजीशन पर हैं। मतलब इस रेफरेंस से आप 10 मीटर पोजीशन पे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्या है मतलब? आप रेस्ट में। क्या आपकी कोई स्पीड है? तो नहीं है, आपकी कोई स्पीड नहीं। ये हो गई मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये हो गया मैकेनिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अब आइए, सेम ग्राफ, सेम चीजें,
हम पढ़ते हैं किसमें, डीसी सिग्नल। अगर मैं डीसी सिग्नल की बात करूं, जो आपको बैटरी से मिलता है, जो आपके पास बैटरी है ना, बैटरी उससे मिलता है, बैटरी, डीसी सिग्नल। ये डीसी सिग्नल कहते डायरेक्ट करंट, अगर उसका ग्राफ बनाएंगे और आप देखेंगे तो आपको ऐसे ही ग्राफ मिलेगा। तो क्या ये भी रेस्ट में है? क्या ये भी रेस्ट में है? सेंस क्या है? रेस्ट का सेंस क्या है? नॉट चेंज इन पोजीशन, नॉट चेंज इन वैल्यू, समथिंग इज फिक्स्ड, समथिंग इज फिक्स्ड। वो रेस्ट में है ना, जो जहां बैठा है वहीं बैठा है, फिक्स्ड है वो, है ना। तो डीसी सिग्नल का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी फिक्स्ड होता है। क्या फिक्स्ड होता है? कि ये नहीं चलता है क्या? हम इसको यूज करते कहते हैं बैटरी जोड़ो टीवी चलेगा। क्या टीवी चलने लगता है? गांव उसके पास हाथ पांव होता है, टीवी चलेगा। टीवी का चलना और आपका चलना क्या अंतर है? कि टीवी तो वहां टेबले पर रखा बैठा बैठा चलता है, और हम पैदल चलना, हमको चलना पड़ता है, पांव को आगे पीछे करना पड़ता है। तो वहां टीवी भी चलती है, यहां धरती पर हम भी चलते हैं, चींटी भी चलती है, हाथी भी चलता है, लेकिन दोनों के चलने में अंतर है। शब्द तो एक ही यूज करते हैं, शब्द तो एक ही यूज करते हैं, टीवी चलती है। तो दरअसल वो टीवी चलती नहीं है, वो टीवी ऑन होती है, टीवी ट्यून होती है। हम ऑन या ट्यून नहीं होते। अगर चलने की बात करें तो हम ऑन द ग्राउंड वॉक करते हैं, चलते हैं। सेम थिंग, सेम चीजें हमको अप्लाई करना है चीज एक ही। तो अगर डीसी सिग्नल के लिए बात करेंगे तो हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मतलब डीसी के पास एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, वो वैल्यू टाइम के साथ नहीं बदलेगा। 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट तो 20 वोल्ट। ये हो गई एक आइडियोलॉजी, क्योंकि इस दुनिया में आइडियल तो कुछ नहीं है। अगर आइडियलिटी की बात करेंगे तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। क्या इस दुनिया में आप किसी को भगवान मानते हैं? आप कहेंगे कि हाँ ये फला आदमी भगवान है? नहीं, इस दुनिया के लोग जो भी हैं वो एक मानव है, भगवान नहीं है। वो एक इंसान है, भगवान नहीं है। हाँ, फिर भी हम मान लेते, चलिए मान लेते कि वो भगवान है। कहते हैं वो तो देवता के तरह है। कुछ ऐसे लक्षण होंगे उनमें जो हम उनको एक देवता का संबोधन करते हैं, वो देवता की तरह है, लेकिन देवता वो नहीं है, देवता के तरह है। तो अगर उनको देवता, अगर वो देवता ही है, तो प्रैक्टिकल वे में अगर हम बात करेंगे तो हम क्या करें? मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि हां, मान लेते हैं कि वो देवता है, वो भगवान है। तो आइडियोलॉजी ये कहता है कि आइडियल चीज दरअसल इस वर्ल्ड में एक्सेप्ट ऑफ गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। भगवान को छोड़ करके आइडियल चीज एग्जिस्ट नहीं करता। आइडियल वो चीज है जो इसका हर एक चीज फिक्स्ड होता है। अब जैसे अगर एक मोमबत्ती वो आइडियल होता तो वो अगर जलता तो कभी वो पिघलता ही नहीं और अनवरत कयामत तक जलता रहता, लेकिन वो तो पिघल जाता है, जल के खत्म हो जाता है। सन, सूरज, वहां से जो हमको रोशनी मिल रही है वो न जाने कब से मिलता हुआ आ रहा है वो रोशनी, और साइंस ये कहती है कि आने वाले समय में ये सन भी खत्म हो जाएगा। तो क्या हम सन को एक रोशनी देने वाला आइडियल सोर्स मान सकते हैं? नहीं, नहीं मान सकते। हाँ, वो एक आइडियल सोर्स हम मानते, क्या कि उसकी वैल्यू कभी, वो जितना प्रकाश दे रहा है वो देता ही रहता, किसी भी तरह का उसमें ना तो डिस्ट्रक्शन होता, ना प्रॉब्लम होता, ना वो डिस्ट्रॉय होता, ना लॉस होता, किसी तरह का कोई बात होती ही नहीं। आइडियल फिक्स्ड है। तो हमारे दुनिया में कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं होता है, और फिक्स्ड है तो हमको मानना पड़ता है। तो ये जो डीसी है, ये जो हमने एक
फिजिक्स का एक एग्जांपल दिया कि एक रेस्ट का ये ग्राफ हो सकता है। अगर मैं ये इस एक्स को मीटर कहूं तो ये रेस्ट है। अगर इसी मीटर के जगह वोल्ट लिख दूं तो लो, ये हो गया डीसी वोल्टेज। कितना आसान है, ये हो गया डीसी वोल्टेज। एक और ग्राफ में ड्रॉ करूं, ये टाइम वर्सेस ये एक्स कुछ है, ऐसा कुछ ग्राफ है। ऐसा भी ग्राफ आपने देखा होगा। यहां पर क्या कहिएगा, इस ग्राफ का क्या मतलब है? ये एक लिनियरिटी को शो करता है, प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है। आपने पढ़ा है ना, प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड प्रोपोर्शनल, अनुपातिक, अनुपातिक, समानुपातिक, व्युत्क्रमानुपातिक। हम पढ़े हैं व्युत्क्रमानुपातिक, अनुपातिक का क्या मतलब होता है। अनुपातिक मतलब समान अनुपात में है, एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा वैल्यू बढ़ेगा, समान अनुपात में है। अगर एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 5 कलम का दाम 25 रुपया होगा। एक कलम, पेन और कॉस्ट की बात करें, एक पेन 5 रुपया तो 5 पेन 25 रुपया। पेन की संख्या बढ़ा तो कॉस्ट भी बढ़ गया। तो यहां पर अगर मैं इस ग्राफ को कहूं कि ये पेन है, ये कॉस्ट है, तो इसका ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, लीनियर है, प्रोपोर्शनल है। मतलब एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरी चीज बढ़ रहा है। ये हमारा मैथ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से हमको ये ग्राफ मिलता है। अब इसी को हमको यूटिलाइज करना है अपने सब्जेक्ट में। तो अगर मैं अब इसको पेन कलम ये सब ना कि ये एक्स, को मान लिया कोई ये करंट है, एम्पियर है, तो ये करंट वर्सेस टाइम या वोल्टेज वर्सेस टाइम जब आ जाएगा, जब भी हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं जिस डोमेन के लिए, उस डोमेन का पैरामीटर यूज करते हैं। अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो मास, टाइम, फोर्स, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टाइम, इसी सब के बीच का ना रिलेशन देखेंगे और इसी के बीच का ना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। थीम तो एक ही है, वो लिनियर होगा तो ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ये हमको मैथ सिखा देगा। अब वही सब चीजें हमको अप्लाई करना है अपने सब्जेक्ट में। कहां कुछ, कहां, कितना आसान है, बहुत इजी है। तो इसी सिग्नल को अगर मैं कहूं कि ये करंट वर्सेस ये है, तो ये भी तो कोई सिग्नल है। अब ये एसी है कि डीसी है, ये एसी है कि डीसी है, कौन सा सिग्नल है, क्या होगा, तो हम ये बात करेंगे थ्रू आउट द सिलेबस। मैं आपके सामने, जैसे ये सिग्नल हो सकता है, ये ऐसा कोई सिग्नल हो सकता है, ऐसा कोई सिग्नल हो सकता है, बहुत तरह के सिग्नल है, हम ड्रॉ करेंगे, देखेंगे थ्रू आउट द लेक्चर, थ्रू आउट द सिलेबस। तो मैं इस कोर्स का मोटिव ही है कि बच्चों को वो बताए जाएं जो फाउंडेशन हो, नींव हो उनके सेमेस्टर के सब्जेक्ट के लिए, ताकि उनका जो सेमेस्टर में सब्जेक्ट आने वाले हैं, किसी को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, किसी को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, उसी बच्चे को कम्युनिकेशन पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वाले को मशीन पढ़ना है, कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है, सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ना है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉमनली पढ़ना है। तो उन चीज को समझने के लिए ये बहुत आवश्यक कोर्स है आपके लिए। तो सिग्नल, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड देयर एप्लीकेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो डिजिटल, यहां पर जो आप देख रहे हैं, ये कनेक्ट जो हो रहा है, ये जो कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट जो आपको दिख रहा है, ये दरअसल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है। ये डिजिटल है, डिजिटल सर्किट है।
ये एक डिजिटल सर्किट है। एप्लीकेशंस, digital electronics and their applications to help students deal with electrical and electronics engineering principles and applications in industrial process of different fields। तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो कुछ भी हम यहां पढ़ेंगे कहीं ना कहीं तो अप्लाई करेंगे ना, जॉब करने जाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट हो, किसी कंपनी में जाएंगे, इंडस्ट्री में जाएंगे। अब वहां पर वो कुछ हमारे सामने प्रस्तुत कर दें, कोई सिग्नल के साथ डील करना, हमको उस सिग्नल का अल्फाबेट ही नहीं मालूम है, आपका साथ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में पूछ दे एसी क्या है, डीसी क्या है, ड्रॉ कीजिए, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कीजिए। फ्रीक्वेंसी, ये जो वर्ड है फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, बच्चे इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, बनाए होंगे आप, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी को आपने कभी देखा है क्या? नहीं ना। आप महसूस किए हैं क्या फ्रीक्वेंसी को? अगर देखे हैं, महसूस किए हैं, तो मुझे भी बताइएगा। जो दिखे नहीं, जो महसूस ना हो, जो सामने फिजिकली मैं बात कर रहा हूं, उस चीज को समझना मैं आपको समझाने आया हूं। एक उस पर से जो रहस्य का जो एक अंधेरी चादर है, उस अंधेरी पर्दे को मैं हटाऊंगा और आप देखेंगे उसके अंदर की जो चकाचौंध दुनिया है, उस दुनिया के जो एलिमेंट हैं, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बोलता है, वो कैसे बात करता है, इसकी भाषा आप समझेंगे। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। कोर्स कंटेंट, इस कोर्स कंटेंट में पहला यूनिट में आपको पढ़ना है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सिग्नल्स। इसमें हमको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल्स। ये कंपोनेंट ये देखिए, यहां पर कुछ हो रहा है इस फिगर में। यहां लिखा हुआ है, इस फिगर को थोड़ा एनालिसिस कीजिएगा, यहां लिखा हुआ है 9 वोल्ट। ये क्या लिखा हुआ है? ये 9 वोल्ट, मतलब ये 9 वोल्ट का एक बैटरी है, मतलब ये एक बैटरी हुआ। यहां 1 के R1 लिखा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है। यहां पर ये D1 लिखा हुआ है, ये एक डायोड है। यहां पर ये एक रिले स्विच है, रिले NO NC, ये NO NC स्विच है, कभी कनेक्ट होता है, कभी कनेक्ट नहीं होता है, ऑन ऑफ स्विच है। जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे काम करता है, ये एक स्विच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है, रिले स्विच है। यहां पर V1 लिखा हुआ है ऐसा, ये भी एक सोर्स है। ये आपका बल्ब है जो ग्लो कर रहा है। यहां पर जो ये BCE देख रहे हैं, ये Q1, ये आपका ट्रांजिस्टर है। तो इस सर्किट में ट्रांजिस्टर, डायोड, रेजिस्टेंस, ये सब जो कुछ दिख रहा है आपको, बैटरी, सिग्नल्स, ये सब एक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं। इस कंपोनेंट का एक ओवरव्यू देखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का एक ओवरव्यू देखना है। डायोड देखेंगे, ट्रांजिस्टर को देखेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखेंगे, उसके फंक्शंस को देखेंगे, उससे रिलेटेड उसको जब जोड़ेंगे तो कैसे कैसे सर्किट बनेगा, वो सर्किट कैसे काम करेगा, उसको हम एनालाइज करेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और सिग्नल्स में हम लोग एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को देखेंगे। पैसिव एक्टिव कंपोनेंट्स, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये एक
पैसिव एक्टिव कंपोनेंट में क्या ये रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर ये एक्टिव है कि पैसिव है, ये क्या है, हम ये सिलेबस को जब पढ़ेंगे तब डील करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डायोड्स, ट्रांजिस्टर, एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मॉस एंड CMOS एंड देयर एप्लीकेशंस। ये सब जो कुछ भी देख रहे हैं, जो नाम मैं पढ़ रहा हूं, डायोड, ट्रांजिस्टर, एफईटी, मॉस, CMOS, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये सब कंपोनेंट हैं, एलिमेंट हैं। मतलब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के परिवार का सदस्य है। एक परिवार किससे बनता है? परिवार किसको कहते हैं? परिवार एक सेट है। परिवार एक सेट है और उस सेट का जो एलिमेंट है, उस परिवार का जो सदस्य है, वो सदस्य सब मिल करके ना वो परिवार बनाया। कोई एक परिवार है, घर है, घर देख रहे हैं, घर है, और उनके सारे सदस्य उस घर से निकल के कहीं और चले जाए, कुछ हो जाए, मान लीजिए कहीं और चले जाए, तो क्या वो घर अब एक परिवार है? तो नहीं, अब आप उस घर को परिवार नहीं कहिएगा, वो मात्र एक घर है जिसमें कोई परिवार रह सकता है। सेम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो परिवार है, जो परिवेश है, उसका जो सदस्य है, जो एलिमेंट है, वो यही सब है। ट्रांजिस्टर, डायोड, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, ये सब उसके एलिमेंट है, उसके सदस्य हैं। अब एक ही परिवार के जो सदस्य हैं, सब एक के जैसा तो काम नहीं करता है। कोई पढ़ने में तेज होता है, कोई बच्चा, कोई पढ़ने में कमजोर होता है, कोई बहुता कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई कम खाता है, कोई ज्यादा खाता है, कोई बहुत ही शरीफ होता है, कोई बहुत बदमाश होता है। एक ही परिवार के सदस्य के कैरेक्टर अलग अलग होते हैं ना। उसी तरह से ये जितने भी मेंबर हैं अपने फैमिली के, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली के जो ये मेंबर हैं, ये जो सदस्य हैं, इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। इन सब का भी लेन देन, इन सब के साथ हम करेंगे क्या? वोल्टेज और करंट के साथ ही। इनका खाना पीना, इनका भोजन, वोल्टेज एंड करंट। क्या है वो? वोल्टेज एंड करंट। क्योंकि अब जैसे कि आप काम करते हैं, काम करते हैं तो खाली काम में करते हैं क्या? काम से क्या मिलता है? पैसा मिलता है। पैसा के लिए काम करते हैं, अर्निंग, मनी। तो वो जो मनी है वो फाइनल आउटकम है। अब वही मनी से आज गए काम करके आए, सो जाते हैं, फिर कल जाते हैं काम करने, फिर काम करके आते हैं, सो जाते हैं। क्या यही पैसा और काम करना, इसी के बीच हमारी दुनिया चलती है? इसके बीच में और कुछ होता है क्या? होता है ना। हम खाते भी हैं, खेलते भी हैं, सोते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, क्योंकि भगवान ने जो कुछ भी रचाया बसाया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार है ये दुनिया, बड़ा मजेदार है ये लाइफ। किसी भी अवस्था में हो, किसी भी सूरत में हो, मायूस ना हो, बड़े मजेदार हैं, इंतजार करें। तो ये जो सर्किट का एलिमेंट है, ये जो उस परिवार का एलिमेंट है, ये भी खाता पीता है। वो खाता पीता क्या है? वोल्टेज और करंट। जिस तरह हम लोग खाते पीते हैं, तो हम लोग क्या केवल खाते पीते हैं, तो हमसे एक आउटकम भी तो आता है। बच्चा, मैं जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, तब तो जाकर के एक अच्छे जीवन के साथ, एक अच्छे एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ाता हूं। तो ये मेरा पढ़ाना एक आउटकम है, एक आउटकम है ये, क्योंकि उसमें एनर्जी लॉस होता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो उसी तरह से ये जो खाता पीता है, वो वोल्टेज और करंट को खाता पीता है। वो वोल्टेज और करंट को खाने पीने से ऐसा क्या होता है, तो कुछ वो आउटपुट देता है। वो आउटपुट क्या होगा? तो एक हमारा फंक्शन जो हम चाहेंगे, हम चाहेंगे क्या
कि ठंडी में पानी गर्म हो जाए, हम चाहेंगे क्या ये ठंडी में पंखा चलने लगे, हम गर्मी में पंखा चले, हम चाहेंगे क्या कि हमारा जो बाइक है वो बाइक बिना मतलब कुछ किए वो सीधे 100 के रफ्तार में दौड़ना शुरू कर दे, हम खाली गियर चेंज करते रहे या ऑटोमेटिक गियर चेंज होता रहे। ये फाइनल आउटकम है। वो आउटकम परफॉर्म करेगा कौन? उसका एलिमेंट, उसका एलिमेंट। सो दीज आर द सम सर्किट कंपोनेंट्स। सिग्नल्स, डीसी एसी वोल्टेज, करंट, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स, आइडियल नॉन आइडियल वोल्टेज, करंट सोर्स, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज करंट सोर्स। यूनिट 2, ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट। ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट में हम लोग क्या देखने वाले हैं? ये एक आप देख रहे हैं कि ये कुछ सर्किट है और ये किसी की बारात सजने वाली है ना, बारात आने वाली है और ये बत्तियां, ये फुलझड़ियां जल रही हैं, है ना। मुर्गा मसल्लम बन रहा है, तैयार रहिएगा। तो ये जो आप चकाचौंध देख रहे हैं ये आपका एक एनालॉग सर्किट की देन है। यही जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं उनको हम अरेंज करके एक सर्किट बनाते हैं और उसको हम सिग्नल्स पे परफॉर्म करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग हम उसको जानते हैं एक एनालॉग सर्किट के नाम से। सर्किट, उसका सर्किट कहते हैं, किसी का सर्किट, उसका सर्किट फेल हो गया, उसका सर्किट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। वो ये सर्किट जो शो करता है कहीं ना कहीं ये शो करता है कि कनेक्शन ऑफ समथिंग, अरेंजमेंट ऑफ समथिंग दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक पर्टिकुलर और ए नंबर ऑफ मल्टीफंक्शनल वर्क। सर्किट connecting, arranging some element in such a way that they perform, they give you your desires. ये जो सर्किट है, चाहे वो कुदरत ने हमारे दिमाग में रचा हो, बनाया हो दिमाग का सर्किट, चाहे हम लोगों ने ये कुछ रेजिस्टेंस, कुछ कैपेसिटेंस, कुछ इंडक्टर, कुछ कैपेसिटर, कुछ डायोड, कुछ ट्रांजिस्टर को मिला के बनाए हो, कंप्यूटर हमारे तरह काम करता है। आप उससे जो कुछ करवा लीजिए, आपसे फास्ट करता है, वो भी एक सर्किट है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे एनालॉग सर्किट का ओवरव्यू। इस एनालॉग सर्किट के ओवरव्यू में जो एनालॉग सर्किट है वो किससे बनेगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से मिल करके, डायोड होगा, ट्रांजिस्टर होगा, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा, आईसीज होगा। आईसी का नाम सुना का टीवी में, क्या रेडियो में, या किसी सर्किट बोर्ड में आप जाइएगा मिस्त्री के पास तो कहेगा इसका आईसी खराब है, ओह आईसी खराब हो गया। वो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, ये क्या होता है, ये तमाम चीजें हम इसके अंदर डील करेंगे। तो ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट्स में आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, आइडियल ऑप एम्प्स, प्रैक्टिकल ऑप एम्प, मतलब आइडियल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर और प्रैक्टिकल एम्पलीफायर, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशंस, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एम्पलीफायर, एडर, डिफरेंशिएटर एंड इंटीग्रेटर। जैसा कि हम लोग जोड़ते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, आपका जो कैलकुलेटर है उसमें भी तो आप ये काम करते हैं, कैलकुलेटर से जोड़ते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक या मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं और करते हैं। उसमें ऐसा क्या है, वो कौन घुसा है उसके अंदर? तो उसके अंदर यही घुसा हुआ है जो आपको ऐड करके भी देता है, सब्ट्रैक्ट करके भी देता है। कितना इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि एक निर्जीव है, उसमें जान नहीं है। यही तो है एक डॉक्टर और एक इंजीनियर में अंतर। डॉक्टर सजीव का इलाज करेंगे, जिसमें जान होगा उसी को इलाज, उसी को कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो मर जाता है वो डॉक्टर कुछ नहीं करता, कुछ नहीं कर पाएगा।
नहीं करेगा, वो उसके वश का रोग ही नहीं है वो। तो एक जीता जागता कोई इंसान अगर उसको चोट लगती है तो कहेगा सर हमको यहां चोट लगा है, तो डॉक्टर साहब यहां देखेंगे। अगर वो कहेगा सर पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर साहब पेट देखेंगे। कोई कहेगा सर का दर्द हो रहा है तो वो डॉक्टर साहब सर की दवा देंगे, सर दर्द की दवा देंगे। ऐसा नहीं पेट दर्द की दवा दे देंगे सर दर्द के लिए, वो कहेगा तब। आप सीधे जाके कहिए कि डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, तो कौन दवा देंगे, क्या देंगे, कहां दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब से पूछेंगे कहां दर्द हो रहा है। अगर जब तक आप ये नहीं बताइएगा कहां दर्द हो रहा है, वो कोई दवाई नहीं देंगे। लेकिन एक इंजीनियर उसके साथ डील करता है जो नहीं बोलता है, उसको क्या परेशानी है, उसको क्या तकलीफ है, उसको कहां दर्द है, उसको कहां टूट गया, क्या फूट गया, क्या बात है कि वो नहीं। जैसे हमारा सर्किट खराब हो जाता है, रेडियो खराब हो जाता है, टेलीविजन खराब हो जाता है, वो नहीं बोलता कि हमको यहां से दर्द हो रहा है इसीलिए हम नहीं चल रहे, वो नहीं बोलता है। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमारा दिमाग दर्द हो रहा है इसीलिए हम सो रहे, हम नहीं ऑन होंगे, वो नहीं बोलता है। और फिर भी हम ये जान जाते हैं निर्जीव के साथ जो नहीं बोलता है उसकी बातें हम समझते हैं कि तुमको हुआ क्या है, तुमको हुआ क्या है, ऐ निर्जीवे नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है। और हम जानते हैं और उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं और उसको सही कर लेते हैं। तो ये चीजें बड़े ही आकर्षक, बड़ा ही एक मनोरंजित, मन को एकदम रोमांचित कर देने वाली चीजें हैं। इसमें इतना रोमांच भरा है कि आप जब इसको फील करेंगे, जब आप रोमांस फील किया जाता है, देखा नहीं जाता। कुछ चीजें हैं जो देखी नहीं जाती। रोमांस, ओह क्या रोमांस है इसमें, है ना। सो इसके अंदर वो जो रोमांस है, जो चीजें हैं, वो चीजें आप तब फील कर पाएंगे, तब देख पाएंगे जब आप चीजों को समझेंगे, जब इस चीजों को आप समझेंगे। जैसे कि हमारे हिंदी में कोई कवि अगर एक हास्य कवि कोई हंसी वाली बात कहते हैं तो हम ठठाके हंसते हैं क्योंकि हमको समझ में आती है। ऐसे ही कभी किसी दूसरे भाषा में के कवि, जो भाषा हमें नहीं आती, और वो इसी तरह से इससे भी मजेदार वो कवि कहते हैं, कविता पढ़ते हैं, फिर भी हम चुपचाप सुनते रहते हैं क्योंकि हमको नहीं समझ में आती। तो हमको मजा कब आता है, जब हम समझते हैं। नहीं समझते हम मजे से परे रह जाते हैं, है ना। जब समझ में आता है तब हंसते हैं। कोई अगर चुटकुला कह रहा है अभी, तो अभी हो सकता है कि अगर आपको समझ में ना आएगा तो वहां पर 10 लोग हैं, आपको समझ में ना आया, 9 को समझ में आया तो 9 हंसेगा, आप चुपचाप रहिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आया। हाँ, आपको अगर कल होकर समझ में आता है तो आप आज के बदले कल हंसिएगा, है ना। बचे तो कल हंसिएगा। सो इसको समझिए, ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। सो ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट्स में हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर से संबंधित बात करने वाले हैं। ये यूनिट तीसरा, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बुलियन अलजेब्रा। ये एक अलजेब्रा है, बुलियन अलजेब्रा। हम लोग अलजेब्रा जानते हैं, हम लोग अलजेब्रा जानते हैं और उस पर आधारित नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में किए हैं। यहां से हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम भी, मैथ का कुछ पोर्शन भी पढ़ाऊंगा मैं। हम लोग 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक के अंक का ही उपयोग करते हैं। यह हमारा एक डेसिमल सिस्टम जिसमें 10 अंक हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यही है ना भाई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और इसी के बीच में हमारा पूरा लाइफ, मैथमेटिक्स का पूरा लाइफ गुजरता है। हम कोई भी नंबर सोचते हैं
इसी के बीच से मिलके बनता है। हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, आउटकम इसी के बीच का नंबर होता है। इससे अलग होता है क्या? नहीं। ये एक अलग नंबर सिस्टम है। अब जरा सोचो कि अगर 0 1 2 3 4 5 6 7, सपोज 7 तक अगर इतना ही नंबर आपके पास होता और हमको ये 8 9 नहीं मालूम होता, हमको इतना तक मालूम होता, तो फिर 7 के बाद हम 8 कैसे लिखते? क्या सोचो, 20 लिखना होता तो कैसे लिखते? अरे भाई, आपके पास अल्फाबेट इंट्रोड्यूस किया गया है ना, वो अल्फाबेट अगर नहीं मालूम होता तो क्या करते? हम बना लेते, ठीक है, बना लेते, और उसके अनुसार हमारा अल्फाबेट वो होता। ये जो अल्फाबेट है ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बड़ी लॉजिक है। हम जो 10 इसके इस सिस्टम में हम 10 ऐसे लिखते हैं, इसमें 10 कैसे लिखते? अगर हमारे पास इतना ही नंबर होता तब। देखेंगे, इसका अलजेब्रा पढ़ाऊंगा मैं इस सब्जेक्ट में, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे वो नंबर सिस्टम रिलेटेड टू डिजिटल सर्किट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, ये जो डिजिटल वर्ड है, डिजिट मतलब क्या होता है? डिजिट मतलब अंक की संख्या, अंक, डिजिट अंक, नंबर संख्या, तो डिजिट से मिलके ही हमको नंबर मिलता है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं ना कहीं अंक पर आधारित है। बिल्कुल, वो दुइयों गो अंक है, मालूम है कौन कौन? 0 और 1। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हमारा जो कंप्यूटर है, हमारा जो कैलकुलेटर है, हमारा जो मोबाइल है, ये जितने भी डिजिटल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिजिटाइज्ड हैं, उन दुनिया में केवल दुइये गो तो अंक है, एक 0 और 1, और इसी 0 और 1 से मिला करके तमाम संख्याएं वो बनाता है। जरा सोचिए कि इसमें 2 कैसे बनता होगा, इसका इस दुनिया का 3 कैसे होगा, इस दुनिया का 4 कैसे होगा, जिसमें दुइये गो अंक हो, 0 और 1। बड़े मजेदार चीज हैं, इन तम सब चीज को हम यहां पर देखेंगे। सो इंट्रोडक्शन टू बुलियन अलजेब्रा, और इस बुलियन अलजेब्रा में इसको हम परफॉर्म करने वाले हैं इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स परफॉर्म, अंडरस्टूड और अंडरस्टैंड ओनली ए डिजिट, 0 and 1। 0 and 1, इसका मतलब अगर इसको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइज करें, हमारे लिए रियल लाइफ से अलग नहीं है, सब कुछ हमारे रियल लाइफ के लिए ही है। तो अगर हम इसको रियल में, अगर लॉजिकली वे में कहें, अगर मैं कहता हूं एस और नो, कोई चीज एस मतलब हां एस है, नो मतलब नहीं, तो ये एस और नो को हम 0 1 कह सकते हैं। ऑन और ऑफ, ये जो लॉजिक है, ये जो ऑपरेशन ऑन ऑफ, ऑन मतलब कोई चीज को चालू कर दो, ऑन कर दो, ऑफ मतलब उसको बंद कर दो, इसको हम 0 1 कह सकते हैं। हाई लो, कोई हाई है कोई लो है, बस यही 2 बात है, हाई और लो। अगर ये हाई है तो ये लो है, ये ऑन है तो ये ऑफ है, ये एस है तो ये नो है, ये ऊपर है तो ये नीचे है, ये आसमान है तो ये धरती है, सेम चीज। इसी चीज से ये पूरी डिजिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी चीज है वो यही चीज समझता है, हमारा कंप्यूटर यही समझता है। डिजिटल दुनिया के जो भी लोग हैं वो इतना ही लोग इतनी 2 चीज को समझता है और इसी पे काम करता है। देखेंगे यहां पर, सो बुलियन अलजेब्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन ऑपरेशंस, गेट फंक्शंस, ब्लॉक अप्रोच। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का उसका अपना बेसिक एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं गेट से जानते हैं, नॉट गेट, एंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, है ना, एडर, ये सब बेसिक गेट से जानते हैं। यही गेट सब मिल करके वो डिजिटल सर्किट को परफॉर्म करता है, बनाता है, और हमको एक बड़ा ही टच किया, जो चाहा टच लाइफ में टचिंग देता है, और हम बहुत इंजॉय करते हैं अपने लाइफ को।
जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक डिजिटल वॉच होगा, देखा होगा घरों में, नहीं? अब तो लोग हाथ में अब घड़ी बांधना भूल ही गए। फिर भी हाथ में घड़ी दो तरह का, पहले चलता था वो सुई वाला कांटा वाला, आज नंबर वाला भी चलता है, दैट इज डिजिटल वॉच। ये देखिए, ये भी बेचारे कनेक्ट कर रहे हैं, बफरिंग हो रहा है। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, जब आप नेटवर्क पे काम करते हैं, नेट से कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट से, आप कोई भी चीज जब आप सर्च करते हैं या डाउनलोड कर रहे होते हैं, तो वो सर्चिंग या डाउनलोडिंग या रिसीविंग के समय अगर डिले होता है, नेटवर्क में कंजक्शन होता है, तो ऐसा कुछ सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। कनेक्टिंग, अप्रोच टूवर्ड्स कनेक्टिंग, मतलब प्रोसेस गोइंग ऑन है, प्रोसेस चालू है। ये क्या है? ये एक डिजिटल सर्किट है बेटा, ये भी एक डिजिटल सर्किट है। ये एक डिजिटल सर्किट का हम एक बोर्ड बता रहे हैं। ये एक आईसी है जिसके अंदर बहुत सारे डिजिटल का जो एलिमेंट है ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, एंड गेट, नॉट गेट, ये सब, ये एंड गेट नॉट गेट डिजिटल निकला कहां से है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स से ही, डायोड से ही, ट्रांजिस्टर से ही। वही चीज हम यहां डिजिट के रूप में पढ़ते हैं, देखेंगे इन डिटेल्स सब्जेक्ट में। यूनिट 4, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, आइए देखते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहां पर ये एक सोर्स है, ये बीच में कुछ लपेटा हुआ ऐसा है, यहां लोड है, और ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इससे करंट पास हो रहा है। ये जो करंट पास हो रहा है, तो ये क्या निकल रहा है? करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट से आपको मैग्नेट मिलता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो अगर मैग्नेट है, नेचर में मैग्नेट दो तरह से मिलेगा, एक जो भगवान ने बना दिया, मतलब गॉड मेड, एक मैन मेड जिसे हम लोगों ने बनाया। तो जो हम लोग जो बनाया है, वो जो प्रॉपर्टी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी जो हम महसूस करते हैं, कोई चीज को अट्रैक्ट कर लेता है, कोई कभी की वो रिपेल भी करता है, वो प्रॉपर्टी को हम एनालाइज कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं आर्टिफिशियली भी। और ये हम देखेंगे अपने कंटेंट में, जब हम यहां आएंगे तो एक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, मैग्नेट भी बनता है। करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट। A current carrying conductor behaves like a magnet। अगर कोई, मतलब कोई करंट किसी कंडक्टर से पास हो रहा है ना, तो वो जो कंडक्टर है एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। और इसी प्रिंसिपल के आधार पर आज आपके पास, इसी फिनोमेना के आधार पर आपके पास ए नंबर ऑफ एप्लीकेशन वाइज प्रोडक्ट अवेलेबल है। क्या आपके घर में पंखा नहीं है? है, इसी की देन है। क्या आपके घर में मोटर नहीं है? है, इसी की देन है। आज जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं 24 घंटा में 24 घंटा, कहीं 24 घंटा में मान लिया कभी करता हो तो करता हो, लेकिन अभी बहुत अच्छा कंडीशन है इलेक्ट्रिसिटी का। ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस हुआ? इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण। और उसी प्रिंसिपल के आधार पर हम देखेंगे, फैराडेज लॉ को पढ़ेंगे, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसका, तो समझेंगे कि वो जनरेटर कैसे बना। ये जो जनरेटर, शादी ब्याह में जो जनरेटर यूज होता है और एक से एक बिजली बत्ती सब जो जलता रहता है, वो खूब फुलझड़िया लगती है, वो कैसे बना है? ये आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है चल करके, जो तार से, केवल हम तार और पोल देखते हैं बस, और अपने घर की लाइट, कि कहां जनरेट होता है, कभी इसके बारे में सोचो और कोशिश करो, वहां जाके देखो।
ये सब फाइनल आउटकम है, इस आउटकम में मत भूलो, इस आउटकम के जड़ में जाओ, सोर्स में जाओ कि वो कौन चीज है जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो सीखोगे। वहां जाकर देखोगे तो जनरेटर ही चल रहा होता है। ये जनरेटर कैसे बना है, ये कैसे चलता है, हर एक अलग अलग, कहते हैं ना, कोयले से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, हवा से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ये क्या है कन्वर्जन, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स, क्योंकि एनर्जी के बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है हमारे दुनिया में, हर सोर्स डायरेक्ट यूज के नहीं है। हाँ, उन सोर्स को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, सिंपल। तो वो जो एनर्जी सोर्स है उसका हम यूटिलाइज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सर्किट है उसी की तो देन है कि आज हमारे पास पंखा है, मोटर है, जनरेटर है, सब कुछ है, इसी की देन है। देखेंगे इन डिटेल्स, इसमें हमको हमारे लिए क्या क्या इसके झोली में है। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, करंट पोटेंशियल डिफरेंस, पावर एंड एनर्जी। एमएमएफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, परमिएबिलिटी, हिस्टेरेसिस लूप, रिलक्टेंस, लीकेज फैक्टर एंड बीएच कर्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, dynamically induced EMF, statically induced EMF, equations of self and mutual inductance, analogy between electric and magnetic circuits। ये सब वो सिलेबस है जो हम इसमें डील करने वाले हैं। 5वां यूनिट है आपका एसी सर्किट। ये जो एसी सर्किट है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, आपके घर में जो आ रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, इससे जो चलने वाली चीजें हैं, अप्लायंसेस है आपके घर में, पंखा, फ्रीज, टेलीविजन, एसी, आप मोबाइल चार्ज करते हैं, जो कुछ भी आपके घर में अप्लायंसेस हैं, इंडस्ट्री में जो अप्लायंसेस हैं, कंपनियों में जो कुछ भी टूल्स हैं, जो भी प्रोडक्ट है जो इससे चलता है, वो प्रोडक्ट के अंदर जो कुछ भी अवेलेबल है उसको कहेंगे एसी सर्किट। वो एसी सर्किट है जिसके कारण जब उसको एसी सप्लाई करेंगे तो वो जिसके लिए बनाया गया है, ग्राइंडर है, मसाला कूचने वाला, उसको प्लग में लगाते हैं, स्विच दबाते हैं, नाचता है और मसाला सीधे तैयार हो जाता है। तो वो जो ग्राइंडर मशीन है, वो ग्राइंडर मशीन के अंदर क्या है, एसी सर्किट, एक सर्किट डिजाइन की गई है जिस पर वो काम करता है। उसके अंदर भी मोटर है, उस पर वो काम करता है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, एसी सर्किट के अंदर हम पढ़ेंगे एसी सिग्नल्स, इससे रिलेटेड इसका पैरामीटर्स, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका टाइम पीरियड, इसका फेज, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का इस पर कैसा बिहेवियर होता है, और रिलेटेड टू पावर एंड एनर्जी। ये सब कुछ चीज होंगी जो मैं यहां डील करूंगा। देखते हैं इसमें क्या क्या है आपको। जैसे ये देखिए, ऐसी सर्किट में ये कैपेसिटर है और ये एक इंडक्टर है। ऐसा कभी देखा है ना, मुड़ा हुआ। पानी गर्म करते हो, कहीं पानी ठंडी में नहाने के लिए पानी गर्म करते हो, देखो यहां से कट कर दो तो देखो उसी छोर है, रोड है। क्या हो रहा है यहां, इसकी चर्चा हम करेंगे सब्जेक्ट में। अभी फिलहाल आप इस तस्वीर को देख के मजे लीजिए, है ना, कि यहां पर तो कुछ हो रहा है। ये एक एसी सर्किट का भी पार्ट है और मैग्नेटिक सर्किट का भी पार्ट है, क्योंकि हमने कहा करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। जहां करंट वहां मैग्नेट, जहां मैग्नेट वहां करंट। देखेंगे थ्रू आउट द सिलेबस। मैं एक बेसिक आइडिया आपको एक इंट्रोड्यूस करूंगा आज, और सब्जेक्ट जब ये सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो एक एक चीजों को बड़ी बारीकियों से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आप इसको एनालाइज करेंगे, फील कर पाएंगे, ये सब्जेक्ट को फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जब तक हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं होता है ना, महसूस नहीं होता ना कोई चीज, उस चीज को हम समझते हुए भी नहीं समझते। तो महसूस होना बहुत जरूरी है, फीलिंग्स होना बहुत जरूरी है ना।
इसमें हमारे लिए क्या क्या है? साइकिल फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिक टाइम, एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पिक फैक्टर, इंपीडेंस, फेज एंगल एंड पावर फैक्टर्स। केसीएल एंड केवीएल ये किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ है। केसीएल और केवीएल मैथमेटिकल एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, एसी इन रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, एसी इन आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएलसी सर्किट, रेजोनेंस सर्किट को पढ़ेंगे हम लोग। ये रेजोनेंस का क्या मतलब है देखेंगे यहां पर, सीरीज सर्किट। छठा यूनिट में हम लोग ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स ये सब पढ़ करके, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर, मशीन, जनरेटर, पंखा, ये सब उसी सब चीज की देन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। तो जो बेसिक आइडिया आ गया तो फिर हम ये चीज को जानेंगे और ये सब चीज का हम यूटिलाइज करने वाले हैं। इस सब के बारे में हम लोग थोड़ा बेसिक्स को जानेंगे। इसमें आपको जनरल कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ट्रांसफार्मर देखा है ना, पोल पर लगा रहता है, नहीं, ट्रांसफार्मर, ईएमएफ इक्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर्स, ऑटो ट्रांसफार्मर्स, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, बेसिक इक्वेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर्स। हाँ, देखिए यही आ गया ट्रांसफार्मर, देखा इसको, देखा ये मोटर। अब ये मोटर के अंदर ऐसा क्या होता है, ये बाहर हमको बाहर से देखने को लगता है, ये तो पूरा पैक है, आज चलता है तो पानी निकाल देता है, पानी छत तक पहुंचा देता है, हमारा खेत भी पटा देता है, पंखा भी चला देता है, एसी भी चलाता है, फ्रिज भी, मतलब बहुत सारे चीजें जो ये परफॉर्म करता है मोटर। आप इंडस्ट्री में जाके देखिए, एक से एक हेवी लोड को कैरी करता है। आपका जो प्रिंटर मशीन है वहां पर भी मोटर है, वहां पर भी मोटर है, और एक बड़ा से बड़ा बहुत हेवी जो लेथ मशीन है वहां पर भी ये मोटर है। तो प्रिंटर से लेकर के वो लेथ मशीन तक का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से लेकर के मैकेनिकल तक का जो भी ये जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, हर जगह पर इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है। ये बाहर से जो देखने में लगता है, इसको हमको अंदर से समझना है, अंदर से ये कैसे काम करता है ना। जैसा आपके सामने ये दिख रहा है, इसके अंदर कुछ चलता है, ये कैसे परफॉर्म करता है, कैसे इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन परफॉर्म काम करता है, किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, वो हम देखेंगे इस कंटेंट में, इन सब चीजों के साथ। रेफरेंस बुक इस सब चीज को पढ़ने के लिए, ये जैसा देख रहे हैं आप, ये जो पूरा कंटेंट है, होल कंटेंट किसी एक बुक से आपको कवर नहीं होगा, आपको एटलीस्ट 2-3 बुकें लगेंगी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का भी पोर्शन है, और इलेक्ट्रिकल का भी पोर्शन। तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपका ये बीएल थरेजा, आप जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीएल थरेजा, ये आपको लगेगा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वीके मेहता, एस चांद की बड़ी प्यारी बुक है, आप समझ पाओगे, इजी लैंग्वेज है, ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और साथ में एक और आएंगे मालविनो, प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्बर्ट मालविनो की बुक है, बहुत अच्छी किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि ये जरूर लीजिएगा, पढ़िएगा इसको। सो दीज आर द रेफरेंस बुक जो आपके पास होनी चाहिए। और साथ में मैं तो हूं ही आपका मेंटर, है ना, और इस सब्जेक्ट को हम डील करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में पहले यूनिट के साथ, नए विचार, नए कॉन्सेप्ट, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए मुझे कहें अलविदा, मुझे अलविदा दें, और आप जहां भी हैं सुखी से रहिए,
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़िए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।